हेलो ऑल। आज के दिन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले आप लोग को एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देता हूँ बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र में चार मेन पार्टी है। पहला बीजेपी, दूसरा शिवसेना, तीसरा एनसीपी जो कि शरद पवार की पार्टी है, और फोर्थ कांग्रेस। अब जब 2019 में जो स्टेट इलेक्शन हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, 2019 के एंड में हुआ था। आप 2020 के स्टार्टिंग से भी ध्यान रख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। उस इलेक्शन में बीजेपी और शिवसेना ने अलायंस में इलेक्शन लड़ा था। लोकसभा के इमीडिएटली बाद हुआ था और लोकसभा के टाइम बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, तो उन लोगों ने विधानसभा भी अलायंस में लड़ा। तो इसमें होता क्या है, जब दो पार्टी एक साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ती है तो उनके कैडर इनको सपोर्ट करते हैं और इनके कैडर उनको सपोर्ट करते हैं, माने टुगेदर दे आर एज अ वन पार्टी, क्योंकि प्री पोल अलायंस है, इलेक्शन के पहले ऐसा हुआ। तो बीजेपी के कई जगह के सपोर्ट की वजह से शिवसेना को बेनिफिट हुआ, तो वहां पे उनके कुछ एमएलएस बने। एट द एंड ऑफ द इलेक्शन, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, बीजेपी के पास 105 सीट्स था और शिवसेना के पास कुछ 40-50 सीट, 40-45 के आसपास सीट्स हुआ शिवसेना के पास। तो आइडियली उनको सरकार बनाना चाहिए, क्योंकि 288 सीट्स होता है महाराष्ट्र विधानसभा के अंतर्गत। जिस पार्टी या अलायंस का कुल मिला के 145 सीट्स होता है वही सरकार बनाती है। तो आइडियली जनता ने बीजेपी और शिवसेना के अलायंस को सिलेक्ट किया था, तो उनको सरकार बनाना चाहिए। पर इलेक्शन के बाद क्या है, यहाँ पे पावर स्ट्रगल आ गया। बीजेपी चाह रहा था कि उनका मुख्यमंत्री बने, शिवसेना चाह रहा था उनका मुख्यमंत्री बने। तो ये डिस्प्यूट काफी दिन तक चला इलेक्शन के बाद। बीच में एक पॉलिटिकल ड्रामा भी हुआ था, जिसके अंदर रातों रात फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन गए थे और अजीत पवार एनसीपी के उन्हें बैकएंड सपोर्ट देने लग गए थे। ये जो अजीत पवार का न्यूज अभी मार्केट में चल रहा है, ये पहले भी हो चुका है 2 साल पहले। जैसे ये न्यूज आया कि फडणवीस ने खुद को डिक्लेयर कर दिया मुख्यमंत्री और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने शपथ ले लिया है गवर्नर हाउस में जाके रातों रात। उसके बाद एनसीपी पार्टी में कुछ इंटरनल डिस्कशंस हुए, तब अजीत पवार ने बैकआउट कर दिया। ठीक है, थिंग्स वेंट ऑल बैक टू नॉर्मल। फिर शिवसेना बीजेपी का डिस्प्यूट रिवाइव हो गया। अब शिवसेना ने एनसीपी के संग अलायंस बना लिया एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट। वो लोग बोले कि हम लोग अब रूल करेंगे और उनको बैकएंड सपोर्ट दे दिया कांग्रेस ने। तो ये तीन पार्टी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, एक ऐसे ग्रुप का इन्होंने अपने आप में ऑर्गेनाइज किया और बोला कि हम लोग अब महाराष्ट्र में रूल करेंगे। ये हो गया वहां पे मैटर खत्म। अब उसके बीच में एक और इश्यू हुआ था, क्योंकि उद्धव ठाकरे इलेक्टेड मेंबर नहीं थे, उन्होंने कोई भी सीट से एमएलए इलेक्शन जीता नहीं था। वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो 6 महीने के अंदर उनको कोई ना कोई हाउस में सिलेक्ट होना था महाराष्ट्र के। तो उसको रिगार्डिंग कुछ बातचीत हुआ, फिर इलेक्शन हुआ एंड देन ही फाइनली कंटिन्यूड एज चीफ मिनिस्टर। ये होने के बाद अब रिसेंट में डेवलपमेंट क्या हुआ, लास्ट ईयर मेन डेवलपमेंट ये हुआ था पहले कि शिवसेना के जो शिंदे फैक्शन, एक शिंदे एक लीडर है जो भी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके अंडर कुछ शिवसेना के लीडर्स ने रेबेल कर दिया और दे लेफ्ट द पार्टी विद शिंदे। ठीक है, उसका क्या रीजन है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा बोल रहा था कि कोई कोई लीडर्स के खिलाफ उनके कुछ केसेस थे तो इसलिए वो आ गए, या फिर शिंदे जो है उनको कुछ ज्यादा इंसेंटिवाइज किया गया बीजेपी के द्वारा, तो उन्होंने बैकएंड से निकाल के कुछ एमएलए को पैसे देके आ गए। ये सब स्पेकुलेशन है, किसी को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि तो शिंदे फैक्शन जो है वो अलग हो गया और बीजेपी की अलायंस में सरकार बना लिया, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी 105 सीट्स था। उसके बाद शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए और फडणवीस जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद स्टेट में कई सारे डिस्प्यूट इस बात पे हुआ कि एक्चुअल शिवसेना किसकी है, शिंदे की है या उद्धव ठाकरे की है। तो ये अपने एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ऐसे डिसाइड होता है कि कोई भी पार्टी अगर 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स को लेकर अगर अलग हो जाती है और वो मेंबर्स अलग हो जाते हैं, देन दैट पार्टी इज कंसिडर्ड एज अ न्यू पार्टी। ये दो, तो दैट पार्टी इज कंसिडर्ड एज द एक्चुअल पार्टी। यही हाईकोर्ट ने बोला, और तो इसलिए शिंदे फैक्शन को शिवसेना एक्चुअल माना गया और उनको जो शिवसेना का लोगो है बो एंड एरो वाला, वो सिंबल उनको ही दे दिया गया। उद्धव ठाकरे ने मशाल सिंबल सिलेक्ट किया और उसके बाद वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में अपोजिशन बन के विद एनसीपी एंड कांग्रेस दे बिकेम पार्ट ऑफ द अपोजिशन। आगे शिवसेना वाला ड्रामा खत्म हो ही रहा था कि उस टाइम क्या हुआ कि एनसीपी में कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनके खिलाफ कुछ केसेस चल रहे थे। ठीक है, अब ऐसा बैकग्राउंड में स्पेकुलेशन चल रहा है कि इन केसेस के नाम पे उन्हें डरा करके उन्हें मोटिवेट किया गया कि वो लोग एनसीपी को छोड़ के इस अलायंस को ज्वाइन करें। इस बैकड्रॉप में और भी कुछ रीजन हो सकता है, जैसे कि जो जो अजीत पवार की लीडरशिप में कुछ एमएलए जो एनसीपी छोड़ के आए हैं, उनका मानना यह है कि दे वांट टू अलाइन विद द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बोलने की बात है, एक्चुअल रीजन क्या किसी को नहीं पता, बट दे अगेन डिफेक्टेड। तो इसमें अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं कि एनसीपी के सारे एमएलए का समर्थन उनके पास है, पर उनको एक्चुअल में जो एनसीपी के एमएलएज है, उन 50 प्लस कुछ एमएलएज है, तो अजीत पवार को लीगली डिफेक्ट करने के लिए और एनसीपी पार्टी उनका पार्टी को मान्यता मिले, उसके लिए एटलीस्ट 2/3 ऑफ द एमएलएज को उनका समर्थन करना पड़ेगा, जो कि 34-35 के आसपास नंबर आ रहा है। तो अभी इसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अजीत पवार का फैक्शन एक्चुअल एनसीपी है या शरद पवार का जो फैक्शन है वो एक्चुअल एनसीपी है, किसके पार्टी को मान्यता दिया जाएगा। सेम जो शिवसेना के संग हुआ था, सेम डिस्प्यूट अभी चलेगा।
तो उसके आसपास का पॉलिटिक्स होगा इन दिनों में। तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए, फडणवीस जो है वो ऑलरेडी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, और शिंदे जो है वो चीफ मिनिस्टर है। तो महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी प्लस शिवसेना प्लस एनसीपी, ये तीनों की गवर्नमेंट मिल के अभी महाराष्ट्र में है। तो अब सोचिए कितना अलग जर्नी हो गया। स्टार्टिंग में बीजेपी शिवसेना जब साथ में लड़ रहे थे वर्सेस एनसीपी वर्सेस कांग्रेस, और वो घूम के अभी ऐसा हो गया सब चेंजेस होने के बाद कि बीजेपी शिवसेना एंड एनसीपी आर टुगेदर एंड कांग्रेस इज अलोन एट दैट साइड। अब सवाल ये है कि इस पूरी चीज से इम्प्लीकेशन क्या होगा? देखिए, दो तीन इम्प्लीकेशन हो सकता है। पहला ये कि कांग्रेस का प्रोमिनेंस इन द स्टेट थोड़ा बढ़ने का चांसेस है, क्योंकि कांग्रेस को अपॉर्चुनिटी मिला है कि बैक एंड से निकल के फ्रंट एंड में आने का, क्योंकि एनसीपी पूरा फैक्शनलाइज हो गया है। तो एनसीपी का कैडर भी ब्रेक होगा। अभी शरद पवार रैली निकाल रहे हैं, कैडर को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो पार्टी ना छोड़े, ठीक है। और अजीत पवार की लीडरशिप के संग है, तो देर विल बी सम डिस्प्यूट देयर। शिवसेना पार्टी फैक्शनलिज्म हो गया, दोनों ने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया, दोनों के पास कुछ कुछ कैडर्स है, बट एकनाथ शिंदे कैडर इज मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो एक पार्टी का दो दो पार्टी दो जगह हो गया। और बीजेपी अपना स्टेबल है और कांग्रेस अपना स्टेबल है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट बीजेपी और कांग्रेस को होगा इस पूरे डिस्प्यूट के कारण। बीजेपी का प्रोमिनेंस स्टेट में बढ़ेगा, कांग्रेस का प्रोमिनेंस स्टेट में बढ़ेगा। तो आने वाले लोकसभा इलेक्शन में खासकर, और उसके बाद जो विधानसभा इलेक्शन महाराष्ट्र में होने वाला है, उसमें ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो एनसीपी का कौन सा फैक्शन ज्यादातर पब्लिक को अपील कर सकता है, क्योंकि शिवसेना वाला तो प्रूव कर दिया गवर्नमेंट बना के, ठीक है ना। तो एनसीपी का कौन सा फैक्शन पब्लिक को ज्यादा अपील कर सकता है, और कांग्रेस इस सिचुएशन का एडवांटेज कहां तक उठा सकती है, ये डिसाइड करेगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। लोकसभा में क्लियर कट बेनिफिट अभी बीजेपी के फेवर में है। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि जितने भी सीट्स महाराष्ट्र में है, लगभग 40 के आसपास है, आई थिंक 38-40 के आसपास महाराष्ट्र में सीट्स हैं लोकसभा के, तो उसमें जो है बीजेपी को बेनिफिट ज्यादा मिलने का संभावना है। दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल अपडेट फ्रॉम महाराष्ट्र। तो आई होप इस अपडेट से आपको महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के बारे में कुछ अवेयरनेस बनाओ। ऐसी और इन्फॉर्मेशन पॉलिटिक्स और पॉलिसी से संबंधित जानने के लिए पॉलिसी पल्स इंडिया हमारा चैनल है, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और जब तक हम अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक आप सभी से मेरा एक सजेशन है कि बी हैप्पी एंड बी अवेयर।